हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 14 जिसका नाम है जल के गुण एवं जल प्रदूषण की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारा यह पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिए कि आपने दैनिक जीवन में सरलता से पानी के बहने की व्यवस्था किन किन जगहों पर की हुई देखी है। आप इसका उत्तर लिखेंगे, घरों से निकलने वाला पानी, स्कूल से निकलने वाला पानी तथा जहाँ पर नल लगे हैं वहाँ से सरलता से पानी बहने की व्यवस्था देखी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में लाल रंग का पानी रखा गया है। अब इस पानी को इस बॉक्स से 4 गुना बड़े बॉक्स में रखा जाता है, तो वह बॉक्स अब कैसा दिखाई देगा। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 4 बॉक्स दे रखे हैं, तो इन चारों में से पानी कैसा दिखाई देगा आपको वह बताना है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि बॉक्स जो है इससे 4 गुना बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो आप इस पे क्रॉस लगाएंगे। अब इसके बाद ये बचते हैं आपके ये और ये अ और स। तो इसमें देखिए एक साइड में पानी रुका हुआ है और इसमें भी एक साइड में पानी रुका हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि पानी एक साइड में नहीं जबकि पूरे समतल एरिया में जगह घेरता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आप इस पे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्रव्य पदार्थ की क्या विशेषता है। पहला विकल्प है, आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा ऑप्शन है, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। तीसरा ऑप्शन है, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपका जो द्रव्य पदार्थ होता है उसका आयतन तो निश्चित रहता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि सपोज कीजिए 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब इस 1 लीटर पानी को आप अदर किसी बर्तन में डालेंगे तब भी यह 1 लीटर का ही रहेगा, तो इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। किंतु आकार, अब हम इस पानी को जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी बर्तन के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 2, जिसमें कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है। ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी ईंट, ऑप्शन डी पत्थर। तो बच्चों, इनमें से कौन सा पानी में घुलनशील है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी नमक। नमक जो है पानी में घुलनशील होता है, तो आप इसके आगे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में की गई गतिविधि के आधार पर पानी में विलय तथा अविलय वस्तुओं के नाम बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है जिसमें कि आपको एक साइड में वस्तुओं का नाम लिखना है और आगे आपको पानी में पूरी तरह विलय है या नहीं है वो बताना है, और पानी का रंग बदल जाता है या नहीं बदलता है वो बताना है। तो आप जो है अपनी कार्यपुस्तिका में यहाँ से देखकर सही सही फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वस्तुओं के नाम लिखने हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और कौन सी वस्तु पानी में घुलनशील है और कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ से देखकर सही गलत का निशान लगा लेना है। मैं आपके लिए पूरे बॉक्स को डिस्प्ले पर शो करता हूँ, जिससे कि आप आसानी से यहाँ से देखकर अपनी कार्यपुस्तिका को फिल कर लेंगे।
आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। उसके बाद आगे कंटिन्यू देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से भरे हुए एक गिलास में 5 चम्मच चीनी डालने पर वह घुल जाती है, क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, चीनी पानी में घुल जाती है क्योंकि चीनी के अणुओं को एक साथ रखने वाले बंधन कमजोर होते हैं। जैसे ही चीनी पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, ये बंधन टूट जाते हैं, जिससे चीनी के अणु पूरे पानी में फैल जाते हैं। पानी में चीनी को घोलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलय तथा अविलय पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर नीचे बस कुछ पदार्थों के नाम दे रखे हैं, जैसे मिट्टी का तेल, चीनी, दूध, नमक, उबले हुए चने, कांच, चूना, चौक, साबुन, मोम, चाय की पत्ती, हल्दी, कॉफ़ी, बेकिंग सोडा, चावल, आटा, घी, नींबू का रस, गुड़। अब आपको इन पदार्थों को, जो पदार्थ पानी में विलय हैं अर्थात जो घुल जाते हैं, उनको यहाँ पे लिखना है, और जो पानी में अविलय हैं अर्थात जो नहीं घुलते हैं, उन पदार्थों को जो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 3, जिसमें कि पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में की गई गतिविधि के आधार पर पानी में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर उन वस्तुओं या पदार्थों के नाम लिखने हैं जो पानी में तैरते हैं, और यहाँ पर जो पानी में डूब जाते हैं, उन वस्तुओं के नाम यहाँ पे लिखने हैं, जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को पानी में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। अब बच्चों आपको यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, उन्हें आपको नीचे जो है इस सारणी में भरना है। जैसे पानी में तैरने वाली वस्तुओं को यहाँ पे लिखना है, और पानी में डूबने वाली वस्तुओं को यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ पर इनमें से सभी को अलग अलग करके, जो पानी में तैरने वाली हैं उन्हें यहाँ लिखा है, जो नहीं तैरने वाली हैं उन्हें यहाँ लिखा है। तो आप भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबोना हो तो क्या किया जा सकता है? अपनी नोटबुक में लिखें। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हवा से भरा हुआ गुब्बारा पानी में नहीं डूबेगा। यदि फिर भी आप उसे डुबोना चाहते हो तो उस गुब्बारे को पानी में दबाना पड़ेगा। जब तक दबाकर रखेंगे तब तक पानी में डूबा रहेगा। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वह पानी पर तैरने लगेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 4, जिसमें कि पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र 1 व 2 में कोमल के गांव को चित्र 1 में पहले और चित्र 2 में बाद को दर्शाया गया है। तो देखकर बताइए कि उसके गांव की परिस्थिति ऐसी कैसे हुई होगी। तो बच्चों
सबसे पहले आप इन दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए कि कोमल के गांव की पहले परिस्थिति कैसी थी और बाद में कैसी हो गई। उसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर नीचे लिखेंगे। चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। पहले कोमल के गांव में कोई भी फैक्ट्रियां या चिमनियां नहीं थीं, जिससे नदी का पानी स्वच्छ था। बाद में उसके गांव में फैक्ट्रियां स्थापित हो गईं, जिससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा नदी में बहने लगा, जिस कारण पानी दूषित हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मनुष्य की किन किन गतिविधियों के कारण जल प्रदूषण होता है। तो बच्चों इस चित्र को देखो और यहाँ पर देखिए कि मनुष्य क्या क्या क्रियाएं कर रहा है। उसके बाद इसका उत्तर हम यहाँ लिखते हैं। कारखाने से निकलने वाले कचरे से, जानवरों को पानी में नहलाने से, गंदे कपड़े पानी में धोने से और गंदे बर्तन पानी में धोने से जल प्रदूषण होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में चर्चा करके बताइए कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अपनी नोटबुक में लिखें। तो बच्चों अब आप इसका उत्तर अपनी कक्षा में अपने अध्यापक से चर्चा करके लिखेंगे कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, जमीन के नीचे मिट्टी के कणों और चट्टानों के टुकड़ों के बीच पानी होता है, तो निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जल को प्रदूषित कर सकती है। पहला ऑप्शन है बीज रोपण, दूसरा ऑप्शन है कारखाने के कचरे का अपशिष्ट, तीसरा ऑप्शन है खरपतवार का बढ़ना, चौथा ऑप्शन है भूजल निकलने के लिए पंप बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कारखाने के कचरे का अपशिष्ट। यह जो है जल को प्रदूषित करेगा। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।